हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 6th क्लास की भूगोल पृथ्वी हमारा आवास का 7th लेसन, जिसका नाम है हमारा देश भारत। इस लेसन में हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा भारत कैसा है और ये ग्लोब के ऊपर कहाँ पर स्थित है, किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इस लेसन में हम अपने भारत की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इस लेसन को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये आपका अपना देश है। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो आपको भारत के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर ये बातें ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। अगर अभी ये बातें समझ आ जाएंगी तो आगे बड़ी क्लासेज में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आइए हम लेसन शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थिति से हमारा देश बहुत बड़ा है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत को प्रायः द्वीप भी कहते हैं। प्रायः द्वीप किसे कहते हैं? प्रायः द्वीप दो शब्दों से बना है, प्रायः जमा द्वीप। तो प्रायः का अर्थ आप जानते हैं कि प्रायः का अर्थ होता है लगभग, और द्वीप होता है जमीन का वो भाग जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो इस तरह से इन दोनों को मिला दिया जाता है तो प्रायः द्वीप बन जाता है। इसका ये अर्थ होता है कि भूमि का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी होता है, या इनके तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ इनका हिस्सा किसी दूसरे द्वीप से जुड़ा हुआ होता है। भारत के ऊपर दूसरे देश हैं, स्थल मंडल है। तो इसके दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी समुद्र है, इसलिए भारत को प्रायः द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। इस लेसन से पहले जितने भी लेसन हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उनकी वीडियोस भी देखें, जानकारी प्राप्त करें। और इससे पहले वाला जो लेसन 6th लेसन है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, उसमें आपने पढ़ा था कि स्थल मंडल पर विभिन्न आकृतियां होती हैं। तो कहीं पर पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, घाटियां होती हैं, नदियां होती हैं, झीलें होती हैं। ये सभी चीजें हमारे भारत में भी पाई जाती हैं। आपने इतिहास के फर्स्ट लेसन में पढ़ा था भारत में विविधता या विविधता की समझ। तो उसमें आपने पढ़ा था कि भारत के अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं। तो इसी तरह भारत में अनेक तरह की वनस्पति भी पाई जाती है, अनेक तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु भी पाई जाती है। किसी स्थान पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो किसी स्थान पर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इन सभी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन फिर भी विभिन्नता होते हुए हमारे जो सोच विचार हैं वो सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों के लोगों के एक जैसे हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि विभिन्नता होते हुए सभी में एकता पाई जाती है, और यही कारण है कि हम सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में बंधे हुए हैं, एक देश के रूप में बंधे हुए हैं। चीन के बाद भारत संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या के आधार पर इसका संसार में दूसरा स्थान आता है। अगर आपने भूगोल का दूसरा लेसन ग्लोब, अक्षांश और देशांतर नहीं पढ़ा है, उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर देख ले, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है तभी ये लेसन समझ आएगा, उसके बिना आपको ये लेसन समझ नहीं आएगा। उस वीडियो को देखने के बाद अब समझ जाएंगे कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा भारत विषुवत वृत्त के ऊपर वाले भाग में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित कहेंगे। और इसके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है,
कर्क रेखा आप जानते हैं कि विषुवत वृत्त के ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। वो रेखा भारत के अंदर से गुजरती है, जिसे हमने 23.5 डिग्री के कोण पर बनाया था। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। इसको समझने के लिए आप पृथ्वी का चित्र देखें और इसके बीचों बीच विषुवत रेखा लगाएं और इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ अक्षांश रेखाएं लगाएं। विषुवत वृत्त के ऊपर उत्तर दिशा में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और इसी तरह से विषुवत वृत्त के नीचे दक्षिण दिशा में भी 90 रेखाएं होती हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कुल 180 रेखाएं होती हैं और एक विषुवत वृत्त रेखा होती है। तो इस तरह से उसको जोड़कर 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। कई बार जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर वाली रेखा होती है उसको रेखा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एक बिंदु के रूप में होती है। तो इस तरह से दो रेखाएं कम हो जाती हैं। तो कहीं कहीं पर आप कुल अक्षांश रेखाएं 179 देखेंगे और कहीं कहीं पर आप 181 देखेंगे। तो ये दोनों ही उत्तर ठीक है। कहीं पर इन बिंदुओं को रेखा मान लिया जाता है और कहीं पर इनको रेखा नहीं माना जाता है। विषुवत रेखा का मान 0 होता है। इसके ऊपर वाली रेखा 1 और उससे ऊपर वाली रेखा 2। तो इस तरह गिनते हुए आप 8 रेखाएं गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत का दक्षिणी हिस्सा होता है और उससे ऊपर आप और अक्षांश रेखाएं गिनते जाएं। इस तरह से आप जब 37 डिग्री 6 मिनट पर पहुंच जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ, तो वो भारत का उत्तरी हिस्सा होगा, जहां पर जम्मू कश्मीर, ये दोनों उत्तरी आएंगे क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित। इसी तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला दीजिए, जिससे पृथ्वी के लंबाई में 2 हिस्से हो जाते हैं। तो इसके पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर दिशा की तरफ है। इस तरह से हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये प्रमुख यामोत्तर होती है, जिसे प्रधान रेखा भी कहते हैं। इससे पूर्व की तरफ आप 68 रेखाएं गिने। तो इस तरह से जब आप 68 रेखाएं गिनकर और 7 मिनट पर आप देखते हैं तो वहां पर हमारे भारत का पश्चिमी हिस्सा होता है, जिसे गुजरात कहते हैं। अब इससे आगे और लाइनें गिने पूर्वी दिशा की तरफ, तो जब आप 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में पहुंच जाएंगे वहां पर हमारे भारत का पूर्वी हिस्सा होगा, जहां पर अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा है। ये दोनों देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। हम किसी देश का समय देशांतर रेखाओं के द्वारा, जो प्रमुख यामोत्तर रेखा होती है उसके द्वारा मापते हैं। प्रमुख यामोत्तर रेखा भी देशांतर ही होती है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े देश होते हैं तो वहां पर एक से ज्यादा प्रमुख यामोत्तर रेखाएं होती हैं, तो वहां पर मानक समय भी एक से ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ही प्रमुख यामोत्तर रेखा है, इसलिए एक ही मानक समय है। आपने दूसरे लेसन में ये पढ़ा था कि भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 अंश है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। 7 देशों की स्थल सीमाएं भारत के साथ जुड़ती और इन देशों के नाम पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार ये देश हैं। ये भारत के पड़ोसी देश हैं और दक्षिण में श्रीलंका है। इसके अलावा कुछ द्वीप भी हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत को 29 राज्यों में बांटा गया है। इसके अलावा 9 केंद्र प्रशासित देश हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर सीधा केंद्र सरकार शासन चलाती है। इन पड़ोसी देशों को देखकर आप समझ सकते हैं
कि कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जैसे पाकिस्तान के नीचे समुद्र है तो पाकिस्तान की सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन चीन के नीचे समुद्र नहीं है। चीन के नीचे भारत है, तिब्बत के नीचे भारत है, भूटान या नेपाल के नीचे भी भारत है और ऊपर तिब्बत चीन है। तो इस तरह तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन ये ऐसे देश हैं जिनकी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती, और म्यांमार के नीचे समुद्र है, उसकी सीमा समुद्र से लगती है। भारत के अंदर जितने 29 राज्य हैं, इन राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर किया गया है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोलने के वाले लोग रहते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, इसी तरह और राज्यों में भी दूसरी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं। तो एक भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया गया, दूसरी भाषा के आधार पर दूसरा राज्य बना दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को फिर जिलों में बांटा गया है, जैसे हरियाणा को जिलों में बांटा गया है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि पूरे भारत को राज्यों में बांटा गया भाषाओं के आधार पर, और राज्यों को जिलों में बांटा गया। तो भारत की सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं, जो पूरे देश की सरकार होती है। उसके बाद अलग अलग राज्य की भी सरकार होती है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। और राज्य के अंदर जितने भी जिले होते हैं, उन सभी जिलों की भी अपनी सरकार होती है, जिसे जिला पंचायत कहते हैं। और एक जिले के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, उन गांवों की भी सरकार होती है, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं या सरपंच कहते हैं। ये बात आप अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखी है तो उसके वीडियो देखे आप समझ जाएंगे। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। अब हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की। जैसा पहले हम पढ़ चुके हैं कि भारत में विभिन्न आकृतियों वाले स्थल मंडल पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, घाटियां, नदियां, झीलें। और इससे पहले वाले लेसन में हमने ये पढ़ा था, जो पहाड़ होते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जलवायु ठंडी होती जाती है, और ठंड होने के कारण पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। तो इस तरह से हमें पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई मिलती है भारत के अंदर। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर गर्मी होती है, जैसे भारत के पश्चिमी भाग में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर महामरुस्थल पाया जाता है। ये स्थान बहुत शुष्क होता है, गर्म होता है, रेतीला होता है, और यहाँ पर नाम मात्र की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर वनस्पति भी कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं या बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। इस तरह ज़्यादा सर्दी पड़ने वाले इलाकों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख आ जाता है। और हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय 2 अक्षरों से बना है, हिम जमा आलय। हिम बर्फ को कहते हैं और आलय घर कहलाता है। आलय मीन्स घर। इस तरह बर्फ का घर हिमालय का अर्थ बनता है। हिमालय के ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है और ये बर्फ पिघलकर बहुत सारी नदियों के रूप में मैदानों में बहती है और मैदानों का निर्माण करती है। जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये मुख्य नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां भी हैं। ये पहाड़ों से अपर्दन के द्वारा उनका टूटा हुआ हिस्सा लेके आती हैं और उसे खड्डों के अंदर जमा कर देती हैं। खड्डे भर जाते हैं तो वो मैदान का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह मैदानों का निर्माण करती हैं ये नदियां। ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है और यही कारण होता है कि इन मैदानों में बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं, निवास करते हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है, यानी कि हिमाद्री के दक्षिण में हिमालय राज्य आ जाता, हिमाचल राज्य आ जाता है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर होते हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और
शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। श्रृंखला को आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि जब कई सारे पहाड़ एक लाइन के रूप में होते हैं, झुंड के रूप में नहीं होते बल्कि एक लाइन के रूप में, कतार के रूप में होते हैं, तो वो पर्वत श्रृंखला कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भारत के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला है, तो शिवालिक दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इन सभी श्रृंखलाओं के नाम याद कर लें और इनकी दिशाओं को भी याद कर लें, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायः द्वीपीय पठार होते हैं। इन पठारों की जो आकृति है वो त्रिभुज के जैसी होती है। इनका धरातल काफी ऊंचा नीचा होता है। इसके क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां भी स्थित हैं और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन दोनों के नाम भी याद करें। और यहाँ से नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक जैसा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, ये भी असमान है। इन पठारों में खनिज पाए जाते हैं, जैसा हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि पठारों में कोयला, लोहा, मैग्नीज पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ पर खनन केंद्र खोले जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे होते हैं, पतले पतले होते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़े होते हैं। यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर एक डेल्टा है, उसका नाम भी सुंदरवन डेल्टा है। ये क्वेश्चन आता है कि सुंदरवन डेल्टा को कौन सी नदियां बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। अभी हमने बात की थी भारत के अंदर यानी दक्षिण में दाएं बाएं तरफ दो द्वीप समूह हैं। एक तरफ लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से थोड़ा दूर प्रवाल द्वीप है। ये प्रवाल के द्वारा बनाया गया है। प्रवाल समुद्री जीव होते हैं। ये पहले से मरे हुए प्रवाल के जो शरीर होते हैं उनके ऊपर जाकर ही मरते हैं। तो इस तरह से एक प्रवाल के शरीर के ऊपर दूसरे प्रवाल का शरीर इकट्ठा होता जाता है और एक द्वीप का रूप धारण कर लेता है। इसके चारों तरफ पानी होता है, क्योंकि ये जीव समुद्री जीव होते हैं और समुद्र में मरते रहते हैं और इस तरह से समुद्र के बीच में इनके शरीरों का एक द्वीप बन जाता है, जमीन बन जाती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। तूफान आया था, समुद्री तूफान, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और ये खबर काफी दिनों तक टेलीविजन या अखबारों में चलती रही थी। इस सुनामी के द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सुनामी एक समुद्री तूफान होता है जो विशाल सागरीय तरंगों के द्वारा आता है और जो समुद्र तल से भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी के नीचे वो प्लेटें टकराती हैं और भूकंप आता है, उस भूकंप के कारण समुद्र में तूफान आ जाते हैं और ये तूफान कई बार इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ऑल द बेस्ट।